जय हिंद साथियों, वेलकम टू सुमित जैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन में हिंदी साहित्य से संबंधित आपको संपूर्ण वीडियो मिलेंगे और ये निरंतर क्लासेस चलती रहती हैं। और करंट अफेयर्स अगर आपको देखना है तो सुमित जैन यूट्यूब चैनल आप सर्च करेंगे, हिंदी साहित्य से संबंधित सारी वीडियो आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस पर मिलेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और हिंदी साहित्य का ये आदिकाल का पार्ट 2 है। आदिकाल से संबंधित और हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन में मैं पार्ट वाइज आपको 20 प्रश्न हर वीडियो में दूंगा, क्योंकि 20 प्रश्न आप तक बहुत सही रहेंगे, पढ़ने में भी सहूलियत रहेगी, अच्छा रहता है। ठीक है। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक। ठीक है, और वहाँ पर ज्वाइन हो जाना है। चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है, डॉक्टर नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं, या डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं। अब आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा, रसिक। रसिक मतलब कोई एक व्यक्ति तो होगा जो रसिक से मानते हैं, या नरों में जो उत्तम है वो एक व्यक्ति होगा, तो रसिक से मानते हैं। तो यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना है। अगला जो हमारा प्रश्न है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, ये किसने कहा है। तो ये कहा है दोस्तों, किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सभी को पता है। और एक बात बताना कि जनता की चित्तवृत्ति में क्या समाये हुए हैं, राम समाये हुए हैं कि नहीं समाये हुए हैं। तो जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास कौन कहेगा, रामचंद्र शुक्ल कहेंगे कि कोई और कहेगा, रामचंद्र शुक्ल कहेंगे। तो इस प्रकार से याद भी करो। और अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है, तो जल्दी से आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से बनती है पिंगल, यानी कि विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखना है, अब अपन कहें कि ब्रजभाषी जो होते हैं वो खतरनाक होते हैं, और ब्रजभाषी से क्या नहीं लेना है, पंगा नहीं लेना है। तो पंगा नहीं लेना है, तो अपभ्रंश और ब्रजभाषा को मिलाएंगे तो पंगा नहीं लेना, तो पंगा से पिंगल बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से याद भी हमें करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है, तो वो माना है दोस्तों मृगावती, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। अब एक बात बताना कि जो रामचंद्र जी थे सभी लोग जानते थे, ये किसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, मृगा के दौड़ रहे थे कि नहीं। तो ये जे रामचंद्र जो शुक्ल हैं वो किसे मानेंगे, मृगावती को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। तो यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है इन्होंने मृगावती को, है ना। और मृगावती किसकी रचना है, कुतुबन की रचना है, किसकी, कुतुबन की रचना है। और एक बात और दोस्तों, अगर मृगा जो होता है वो अगर गाँव वाँव में घुस जाए तो कुत्ता उत्ता क्या करते हैं, पीछे लग जाते हैं, तो कुतुबन। इस प्रकार से याद करते जाओ, याद करना है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। सत्यवती कथा के लेखक कौन है, तो सत्यवती कथा के लेखक हैं दोस्तों कौन है, जल्दी से बताना है। उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 ईश्वर दास। और एक बात बताना कि आप सभी लोग बोलते हैं ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है, और सत्यवती कथा किसकी होगी, ईश्वर की होगी कि आपकी, हमारी तो माई होगी, होगी लेकिन ईश्वर की जरूर होगी। तो सत्यवती कथा ईश्वर दास की ये जो है रचना है। नेक्स्ट है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल की समय सीमा क्या मानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रख लेना। रामकुमार वर्मा से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चारण काल नाम किसने दिया है आदिकाल की समय सीमा को। तो देखना यहाँ जो आदिकाल की समय सीमा कोई विद्वान 1000 से 1375 मानते हैं और कोई 1050 से 1375 मानते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कि जो आदिकाल की समय सीमा 1000 से 1375 है इसे रामकुमार वर्मा ने चारण काल कहा है। और यहाँ पर पूछा गया है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल की समय सीमा क्या मानी है, तो संधि काल की समय सीमा इन्होंने 750 से 1000 जो है मानी है, और 1000 से 1375 इन्होंने इसे चारण काल नाम दिया है। 1375 से 1700 इसे भक्ति काल नाम दिया है, और 1700 से 1900 इसे रीति काल नाम दिया है। तो आपको याद रखना है कि चारण काल किसने कहा है, तो चारण काल रामकुमार वर्मा जी ने भी कहा है, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी चारण काल की संज्ञा दी है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है, तो बीसलदेव रासो जो रचना है
वो रचना है दोस्तों नरपति नाल की। और अब एक चीज बताना कि यहाँ पर पति शब्द होता है तो पति 20 नहीं होते, पति एक होता है, तो बीसल देव रासो किसकी रचना होगी? नरपति नाल, है ना, नरपति एक ही होता है तो नरपति नाल, 20 नहीं होते तो बीसल देव रासो नरपति नाल। कई बार हर एग्जाम में ये क्वेश्चन तो पूछ ही जाता है। और ये बीसल देव रासो जो है ये गीति काव्य है, ये चीज भी आपको पूछ लिया जाता है कभी कभी कि बीसल देव रासो किस प्रकार का ग्रंथ है, किस प्रकार की रचना है। तो इस प्रकार से भी आपको खंड काव्य, महाकाव्य, गीति काव्य, मुक्तक काव्य, इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाते हैं। तो ये गीति काव्य है और ये नरपति नाल की रचना है, तो इसको याद रखना है। शिलाओं पर लिखित ग्रंथ है, तो शिलाओं पर जो लिखित ग्रंथ है दोस्तों वो राउल बेल है। राउल बेल क्या है? आपने देखा होगा कि शिलाओं में बेल बेल बनी होती हैं इस प्रकार से, तो राउल बेल ये शिलाओं पर अंकित जो है ग्रंथ है। और इसे चंपू काव्य भी कहा जाता है ना, ये चंपू काव्य गद्य पद्य के मिश्रण से जो रचना बनती है, जो जिस रचना में गद्य पद्य का मिश्रण होता है उसे चंपू काव्य कहते हैं। तो ये राउलवेल चंपू काव्य है और इस शिलाओं पर अंकित है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। हिंदी वीर काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा टीकम सेन। अब एक चीज बताना दोस्तों, वीरों को आपने देखा होगा कि वीर लोग क्या करते हैं? टीका लगाते हैं। टीका लगाते हैं कि नहीं लगाते? लगाते हैं। तो ये जो वीर काव्य जो कृति होगी वो किसकी होगी? टीकम सेन की होगी, याद रखो। नेक्स्ट है आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो अंतिम चरण के जो प्रसिद्ध कवि थे दोस्तों वो अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो की पहेलियां आपने सुनी होंगी। और अंतिम चरण की बात होती है तो आपको पता होगा कि व्यक्ति अपने अंतिम चरण तक क्या सोचता है कि मैं अमीर बन जाऊं। जब तक आदमी मर नहीं जाता अपने अंतिम चरण तक सोचता है मैं अमीर बन जाऊं। तो अंतिम चरण के जो प्रसिद्ध कवि होंगे वो कौन होंगे? अमीर खुसरो होंगे। तो इस प्रकार से याद भी करना है, पढ़ते भी जाना है, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि पद्धतियां होती हैं इतिहास लेखन की, साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां होती हैं, जिसमें से एक पद्धति का नाम है विधेयवादी पद्धति। और विधेयवादी पद्धति के जो प्रचुर जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो असल में शुक्ल जी माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर किसने कहा है कि विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक जो है शुक्ल जी नहीं प्रवर्तक प्रत्युत ग्रियर्सन है? तो किसने कहा है? वो कहा है नलिन बिलोचन शर्मा ने कहा है, ठीक है। तो ये याद रखना नलिन बिलोचन जी ने, और बिलोचन मतलब लोचन, और इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, लोचन से देखा है कि शुक्ल जी नहीं ग्रियर्सन है। तो हमें तो याद रखना है इस प्रकार से कि ये कोटेशन जो है वो किसने कही है, ये बात किसने कही है। तो नलिन बिलोचन शर्मा, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही हो जाएगा। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? तो सभी ने पढ़ा होगा कि जो प्राचीन छंद है वो दोहा है, क्योंकि दोहा ही प्राचीन काल से पढ़ते आ रहे हैं। तो विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, सबसे प्राचीन है तो दोहा, ठीक है। FEK ने अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभक्त किया है? तो कितने कालों में विभक्त किया है आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? वो होगा 4, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो सही है। FEK साहब ने अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है, याद रखना है आपको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है और कम ही प्रश्न ये पुस्तकों में मिलता है जो भी आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अवधूत मत किसे कहते हैं? ये अवधूत मत भी कई बार पूछा गया है, तो अवधूत मत आपको बताना है किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय है ना। तो ये सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय आपने पढ़े होंगे, है ना। नाथों की संख्या कितनी बताई गई है? 9 नाथों की संख्या बताई गई है और 84 सिद्धों की संख्या बताई गई है। और ये अवधूत मत कहा जाता है तो वो नाथ संप्रदाय को कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखो। 63 सलाका पुरुषों के जीवन का वर्णन हुआ है, तो काय में हुआ है 63 सलाका पुरुषों का? वो हुआ है महापुराण, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। इसमें 63 सलाका पुरुषों का वर्णन हुआ है महापुराण में। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, सिद्धों ने कौन सी भाषा शैली में रचनाएं की हैं? सिद्धों ने भाषा शैली को अपनाया है, तो कौन सी भाषा शैली को अपनाया है? तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा संधा, संधा भाषा शैली। ये एग्जाम में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है, संधा भाषा शैली को अपनाया है, सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखो संधा, संध्या, संधा, इस प्रकार से विकल्प आपको दिए जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना है और संधा को
चूज करना है, तो संध्या भाषा शैली में। ठीक है, नेक्स्ट है शिवसेन सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो शिवसेन सेंगर ने हिंदी का जो प्रथम कवि माना है वो पुष्य या पुंड को माना है। ठीक है, अब एक चीज बताना दोस्तों, शिव की यहाँ पर बात आती है और शिव के ऊपर हम क्या चढ़ाते हैं? पुष्प चढ़ाते हैं। तो शिवसेन सेंगर जो साहब जी हैं वो प्रथम कवि किसे मानेंगे? पुष्य या पुंड को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्योंकि हम क्या करते हैं? पुष्प चढ़ाते हैं, तो पुष्य या पुंड को इन्होंने प्रथम कवि माना है शिवसेन सेंगर ने। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो की रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद जो पक्ष है वो कौन सा है? सबसे पहली बात तो यही आती है कि जो पृथ्वीराज रासो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसके लेखक जो है चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, ये चीज याद रखनी है। पृथ्वीराज जो रासो है, अगर आदिकाल में बात की जाती है कि आदिकाल में छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो वो पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। और पूछा जाता है कि छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है, और उसमें अगर रामचंद्रिका नाम आता है तो उत्तर वही होता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल आदिकाल में जो छंदों का अजायब घर कहा जाता है वो पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। और पृथ्वीराज रासो की अगर बात करें तो इसमें 69 छंद हैं। ठीक है, 69 सर्ग हैं, थोड़ी सर्ग हैं, और सर्ग को क्या कहा जाता है? इसमें समय कहा जाता है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और फिलहाल यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो की रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष कौन सा है, तो इसकी ऐतिहासिकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो से हमेशा एक प्रश्न आपका बनेगा ही हिंदी साहित्य वाले एग्जाम में, तो ऐतिहासिकता से संबंधित इसका जो है विवादास्पद पक्ष है, इसकी ऐतिहासिकता है ना। नेक्स्ट है बीसलदेव रासो का काव्य रूप क्या है? देखो, बीसलदेव रासो का मैंने कहा था कि इसके जो रचनाकार हैं वो नरपति नाल हैं, लेकिन बीसलदेव रासो का जो काव्य रूप माना जाता है वो गीति काव्य माना जाता है, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका गीति काव्य है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। बीसलदेव रासो निम्न में से प्रबंध काव्य है, तो ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रबंध काव्य कौन सा है, तो बताना है आपको। प्रबंध जो काव्य है वो जय मयंक जस चंद्रिका। ठीक है, और प्रबंध काव्य के आपने भेद देखे होंगे, खंड काव्य और महाकाव्य, और यहाँ पर प्रबंध काव्य पूछा गया है, तो जो प्रबंध काव्य है वो जय मयंक जस चंद्रिका है, मधुकर कवि की ये रचना है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और दोस्तों अब आपकी बारी है कि आपको एक कमेंट में उत्तर जरूर लिखना है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है। अगर आपसे ये प्रश्न बनता है तो कमेंट में आपको जरूर लिखना है। ठीक है, मैं भी देखूं कि हिंदी साहित्य के हमारे जो फ्रेंड हैं बोलते हैं कि सर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाइए, देखें तो सही कि आपसे ये उत्तर बनता है कि नहीं, किन किन से बनता है। तो जरा कमेंट में सभी लोग लिखेंगे कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है, तो जल्दी से आपको बताना है 4 कमेंट के माध्यम से। आप विकल्प नंबर 1, 2, 3 भी लिख सकते हैं, या नाम भी लिख सकते हैं, या इसका डिटेल में भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये उत्तर आपको जरूर कमेंट में बताना है। और दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज से जुड़ना है। फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए आप सर्च करेंगे IAS स्टडी ट्रैक, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए सर्च करेंगे IAS स्टडी ट्रैक। ठीक है, और ज्वाइन हो जाना है। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।